Hi everyone, in this video let us have a look at Google Kickstart Round E 2020 problem number 1, that is longest arithmetic. Okay. Problem: an arithmetic array is an array that contains at least two integers and the difference between consecutive integers are equal. For example, 9, 10, 3, 3, 3, 9, 7, 5, 3 while these are not. क्या बोला गया है कि कोई भी एक एरे है, वो एरिथमेटिक एरे है अगर जो एलिमेंट्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव डिफरेंसेस, वो सेम है. फॉर एग्जांपल, और उसकी साइज जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. फॉर एग्जांपल 9, 10, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1. तो वो तो एक ही डिफरेंस है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, तो ये एरिथमेटिक एरे हो गया. फिर 3, 3, 3, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1. तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट, ये जो है कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है. मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. और तीसरा जो दिया गया है 9, 7, 5, 3, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 9 - 7 2, 7 - 5 2, 5 - 3 2. तो इस तरह के एरे को क्या बोलेंगे? एरिथमेटिक एरे बोलेंगे. क्यों? क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कुछ दिख रहा है. इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों के बीच का भी 2 है, इन दोनों के बीच का भी 2 है. मतलब कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस 2 है. हालांकि बाकी एरे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको एरिथमेटिक एरे नहीं बोलेंगे. इनका डिफरेंस क्या है? -2. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 0. इनके बीच का डिफरेंस क्या है? -4. ये सेम नहीं है. ओके. Saraswati has an array n of non-negative integers. The ith integer of the array is ai. She wants to choose a contiguous arithmetic subarray from her array that has the maximum length. Please help her determine the length of the longest continuous arithmetic subarray. ठीक है. तो क्या बोला गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सरस्वती के पास एक एरे है जिसकी साइज n है, एरे है a, और ith एलिमेंट को ai से रिप्रेजेंट किया गया है. ai है ith एलिमेंट. तो हमें क्या बोला गया है? हमें फाइंड करना है लॉन्गेस्ट एरिथमेटिक सब एरे. ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया? जो एरिथमेटिक एरे की हमने अभी डेफिनेशन देखी थी वही, लेकिन वो सब एरे होना चाहिए इस एरे का, और ऐसा लॉन्गेस्ट. मतलब कि मान लो ये एरे है, ठीक है हमारा, तो एक हो सकता है ये एरिथमेटिक एरे की प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, एक ये करता हो, फिर एक ये करता हो. तो इनमें से जो लॉन्गेस्ट होगा, मान लो ये भी एरिथमेटिक एरे की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब इतने एलिमेंट्स में कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है d1. यहाँ पे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस कॉमन है d2, यहाँ पे कॉमन है d3. ठीक है. तो मान लो ये लेंथ लॉन्गेस्ट है L2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? L2. तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें जो एरे दिया गया है उसमें लॉन्गेस्ट एरिथमेटिक सब एरे. ठीक है. तो देखते हैं कि कैसे करेंगे. पहले ब्रूट फोर्स मेथड देखते हैं. अब जो सब एरे है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा फ्रॉम i = 0 to n - 1. तो ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर सकते हैं? ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि फॉर i = 0 to n - 1, और फिर जो d है, या तो फिर इसको n - 2 ले लेते हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट को आंसर की वैल्यू दे देंगे 2, क्योंकि हमारा जो मिनिमम आंसर होगा वो तो 2 हो गई होगा, क्योंकि n > 2 है, और 2 एलिमेंट का एरे है, वो हमेशा एरिथमेटिक एरे होगा. अब यहाँ पे एक डिफरेंस ले सकते हैं a ऑफ i + 1 - a ऑफ i. मतलब कि हम देख रहे हैं कि ith एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला लॉन्गेस्ट सब एरे कौन सा है, जिसमें कि लॉन्गेस्ट एरिथमेटिक एरे कौन सा है. ठीक है. फॉर j = i + 1 to n - 1. ठीक है. अब i + 1 भी नहीं लेंगे, i + 2 ले लेते हैं. एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं जो कि स्टोर करेगा कि कितने एलिमेंट्स है इस सब एरे में, जो कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एरिथमेटिक एरे थी. तो काउंटर = 2. फिर फॉर j = i + 2, क्योंकि i + 1 और i के बीच का तो डिफरेंस हमने ले ही लिया, 2 j = n - 1.
ठीक है। इफ ए ऑफ जे माइनस ए ऑफ जे माइनस 1 इज इक्वल टू डी, तो काउंट प्लस प्लस एल्स ब्रेक, ठीक है। फिर जैसे इस फॉर लूप के बाहर आएंगे हम आंसर को कंपेयर कर देंगे, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंटर, फिर यहाँ पे ये फॉर लूप एंड हो जाएगा और यहाँ पे ये फॉर लूप एंड हो जाएगा। फिर हम बाहर आएंगे तो हमारे पास आंसर आ चुका होगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ith एलिमेंट से स्टार्ट होने वाला जो सब एरे होगा, ठीक है, उसमें पहले उस ith और i+1 के बीच का डिफरेंस d होगा। अब अगर कंटिन्यूस सब एरे चाहिए जो कि ith एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा हो, तो सभी एलिमेंट्स और उसके प्रीवियस एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस d होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे i और i+1 एलिमेंट बीच का डिफरेंस क्या है, d है। फिर हमने क्या किया, i+2 से j को लिया और उसको j-1 के साथ कंपेयर किया कि इन दोनों का डिफरेंस d है, तो ये तीनों एरिथमेटिक एरे फॉर्म कर रहे हैं। फिर इन दोनों के बीच का भी अगर d है, इन दोनों के बीच का भी अगर d है, तो वो काउंटर प्लस प्लस होता जाएगा क्योंकि एरे बढ़ता जाएगा। अगर d नहीं है तो ब्रेक कर दो, क्योंकि वहाँ पे वो कंटिन्यूस सब एरे ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यूस एरिथमेटिक एरे, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 फॉर लूप लग रहे हैं तो n², तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो अब एफिशिएंट मेथड क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। एफिशिएंट मेथड में एक बात समझो, अगर ith वो छोड़ दो, ये हमारा एरे है, ठीक है। अब मान लो एक सब एरे है जो कि एरिथमेटिक एरे है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, ठीक है। तो इनमें अगर सारे एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस d है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी d ही होगा इतने सब एरे में, ठीक है। तो इनका भी d है, इनका भी d है, ठीक है। ये समझ में आता है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होने वाला लॉन्गेस्ट ये है। तो इसका मतलब अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये भी अरिथमेटिक एरे है, ये भी अरिथमेटिक एरे है, दोनों का डिफरेंस d है। तो ये तो यूजलेस हो गया क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक एरे फाइंड करना है। तो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। तो L1 इज ग्रेटर देन L2, तो L2 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। अब L2 कभी आंसर नहीं हो सकता। हम ब्रूट फोर्स मेथड में क्या कर रहे थे, हम ब्रूट फोर्स मेथड में जब हम यहाँ पे आए होंगे i पे, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली होगी। फिर हमारी जब i यहाँ पे आई होगी, मान लो ये i1, फिर हमने वापस यहाँ पे फॉर लूप लगाया होगा, ठीक है। लेकिन वो यूजलेस है। इसका मतलब क्या कि जब तक डिफरेंस सेम है d, तब तक एक बार यहाँ पे मान लो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद जो डिफरेंस है वो d1 है, ठीक है। तो अगर इस पूरे में d है डिफरेंस, तो यहाँ बीच से कहीं स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनका डिफरेंस d है। तो ये अगर ये पूरे का में कंसेक्यूटिव एलिमेंट का डिफरेंस d है, तो इसको तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी साइज इससे हमेशा छोटी ही होगी, ठीक है। तो कब चेक करना पड़ेगा, जब डिफरेंस चेंज होगा। अब आगे जाके यहाँ पे कहीं वापस d हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस में तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, इसको तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यूस में अगर ये भी इनका डिफरेंस भी d है, इनका भी डिफरेंस d है, तो ऑब्वियसली यही हमारा कंसिडरेशन होगा, ये तो छोटा है। इसका मतलब एक ही फुल लूप लगा सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंस चेंज होगा तब हम वापस काउंटर इक्वल टू 2 करके आंसर को फॉरवर्ड ले जा सकते हैं। ये रिपीटेटिव हो रहा है, इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम आंसर इक्वल टू 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर i इक्वल टू 3 to n-1, ठीक है। हम मान रहे हैं कि पहले दो एलिमेंट एरिथमेटिक एरे में है 0 और 1, और इनके बीच का डिफरेंस कुछ भी हो उससे, वैसे वो आगे हम ले लेंगे। तो 0 और 1 दो एलिमेंट है, तो वो तो हमेशा एरिथमेटिक एरे में ही होंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2 क्या उसमें है कि नहीं, ठीक है। तो आंसर इक्वल टू 2 और काउंटर इक्वल टू भी 2, क्योंकि दो एलिमेंट है और आंसर को इनिशियलाइज किया है 2 से। इफ a ऑफ i
माइनस ए ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस वन माइनस ए ऑफ आई माइनस टू, काउंटर प्लस प्लस, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंटर, एल्स काउंटर इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे हम जैसे ही बाहर निकलेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये वर्क कैसे कर रहा है, हमने पहले अज्यूम किया है कि ये दोनों एरिथमेटिक एरे है, जो कि ऑब्वियसली होगा, तो आंसर 2 और काउंटर 2। अब i इक्वल टू 3 से हमने स्टार्ट किया, सॉरी थर्ड एलिमेंट से, मतलब इंडेक्स 2 होना चाहिए। और ए ऑफ आई माइनस ए ऑफ आई माइनस वन इक्वल टू ए ऑफ आई माइनस टू माइनस ए ऑफ आई माइनस वन माइनस ए ऑफ आई माइनस टू, मतलब कि अब अभी हम यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा। पहले काउंटर 2 था, अब 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एरिथमेटिक एरे में थे, अब ये भी एरिथमेटिक एरे में इंक्लूड हो गया, तो काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मान लो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब ये तीनों एरिथमेटिक एरे में है। ठीक है, लेकिन ए ऑफ 3 माइनस ए ऑफ 2 ये इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ 2 माइनस ए ऑफ 1। ठीक है, अब ये और ये तो सेम ही है, तो सिर्फ इन दोनों को ही चेक करना है। तो अगर 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 1, इसका मतलब जो थर्ड एलिमेंट है वो इस एरिथमेटिक एरे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल्स काउंटर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या, अब हमने इन दोनों को एक एरिथमेटिक एरे में बना लिया, इन दोनों के भी ये डिफरेंस d है, ये भी d है, ये डिफरेंस d1 है। ठीक है, तो काउंटर इक्वल टू 2 का क्या मतलब कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बराबर नहीं है, तो इसको हम d1 ले लेते हैं और हम यहाँ से एक नया कंटिन्यूस एरिथमेटिक एरे सब एरे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो चेन ब्रेक हो गया। ठीक है, तो काउंटर इक्वल टू 2 मतलब सेकंड और थर्ड को वापस हमने कंसिडर कर लिया, अब 4 के साथ करेंगे, और हर बार जहाँ भी हम काउंटर प्लस प्लस करते हैं तो आंसर को अपडेट कर देंगे। समझ में आया? अभी एग्जांपल देखते हैं जो इसमें दिया गया है, ये एक फॉर लूप में ही हो जाएगा। रिपीटेटिव पार्ट यहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जो कि मैंने आगे एक्सप्लेन किया था। जो लास्ट है 10 एलिमेंट्स वाला, 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आंसर क्या है, 2 है, काउंटर भी क्या है, 2 है। हम यहाँ पे है, इन दोनों को हमने एक एरिथमेटिक एरे मान लिया है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस सही है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। इसका मतलब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी और आंसर की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस -1, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस -1, इसका मतलब इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस -1, यहाँ पे भी -1, वापस एक्सटेंड कर सकते हैं। ये भी 5, ये भी 5। अब यहाँ पे 2 - 1 1 है और यहाँ पे 1 - 2 -1 है। यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे -1 है, मतलब इसको हम एरिथमेटिक एरे में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पूरा चेन है उसको ब्रेक कर देंगे, काउंटर की वैल्यू क्या कर देंगे 2, और यहाँ से एक नया एरिथमेटिक एरे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इसके साथ मैच नहीं हो रहा, आगे तो हो सकता है ना, तो यहाँ से हम एक नया कंटिन्यूस सब एरे फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, यहाँ पे भी डिफरेंस 1, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, वापस एक्सटेंड कर सकते हैं, काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 4। ये भी 1 है, ये भी 1 है, वापस एक्सटेंड कर सकते हैं, काउंटर की वैल्यू हो गई 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो काउंटर की वैल्यू हो गई 6 और आंसर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6, जो कि दिया गया है। तो ये एक ही फॉर लूप में हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 10 टेस्ट केस के लिए n की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁵ प्लस रिमेनिंग टेस्ट केस के लिए n की वैल्यू है 2000, टोटल 100 है, मतलब 90 × 2000, 2 × 10⁶ प्लस 18 × 10⁴, 2.18 × 10⁶,
इजीली हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया और जो कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।